तो ये जो थर्ड हमारा ये प्रॉपर्टी है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी तक हमने देखा था कि एक जो ग्राफ हमने बनाया था, कोई एक लाइट सोर्स, सपोज यू हैव टेकन वन लाइट सोर्स, और उसके चलते जो ग्राफ हमारा बना था ये आपका कुछ ऐसे बना था। क्लियर? इस साइड आपका क्या था, इधर आपका पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल, और इस साइड आपका क्या था, फोटो करंट। आई, फोटो करंट आई, और इधर आपका पोटेंशियल था। इस पोटेंशियल को इन नेगेटिव साइड में जब करते हैं तो हमको क्या मिला था यहाँ पे, इसी को हमने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये जो पोटेंशियल है बेसिकली नेगेटिव साइड में, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल ही बोलते हैं। जो नेगेटिव साइड में जब हम इसको करते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, और इधर जो तुम्हारा हो गया ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ये ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। देखो अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसमें, और ये हमारी सैचुरेशन करंट आई थी। सैचुरेशन करंट क्यों आई थी कि उस पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद वॉट एवर इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग या इजेक्टिंग, दैट इज बेसिकली रीचिंग टू योर कलेक्टर प्लेट, उसके बाद फर्दर इंक्रीमेंट अगर आप पोटेंशियल करते हो तो उससे करंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल जैसे हमने बनाया था प्लेट करके, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं ऑल ऑफ देम आर रीचिंग टू योर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट, ठीक है। अब नेगेटिव साइड में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे, जो भी ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उसको पहुंचने से होल्ड कर रहा था, उसको रोक रहा था, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आके इसने जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, उसको भी रोक दिया। एट दिस पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पे अगर इसको लगा देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इससे हमने कंक्लूड किया था कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी फोटोन, आप जो भी इलेक्ट्रॉन सारी एमिट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या आई थी, फॉर्मूला EV नॉट। याद है यहां तक? ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइट सोर्स की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इंटेंसिटी में चेंज करने का मतलब कि सपोज यू आर यूजिंग जस्ट वन बल्ब या वन लाइट सोर्स, तो आप वन ही यूज करते हुए अब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर? आप एक थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डालना शुरू किया। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब, सेम एग्जांपल लेके चलिए कि पहले जो आपका ये 100 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था, जो अभी जो आपका है, जो अब आपने नया फ्रीक्वेंसी इस पर डालना शुरू किया है, उससे भी 100 इलेक्ट्रॉन एजिट हो रहे हैं, तो आपका सैचुरेशन करंट इस साइड में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इसमें क्या नोटिस किया गया कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी हाई यूज किया है, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आता है। इसको लिख लीजिए, 0.1 था, ये अब 0.2 हो गया। आपने और हाई फ्रीक्वेंसी यूज किया, सपोज आपने और हाई फ्रीक्वेंसी यूज किया, तो ये आपका ग्राफ ऐसे आता है। -V03, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये ग्राफ ये सिग्निफाई कर रहा है कि विद द सेम इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं है, यू आर जस्ट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हायर साइड जा रही है, वैसे वैसे आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको ν1, ν2, ν3 फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो ν3 इज ग्रेटर देन ν2 और ν2 इज ग्रेटर देन ν1, ठीक है। ये समझ में आ गया?
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बना लीजिए इसको। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया था? इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की जब लाइट पड़ती है तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यू नीड टू हैव मोर पोटेंशियल, मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया कि फॉर हायर फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, हाई है, इसलिए उसको रोकने के लिए यू नीड टू हैव मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। इसी के हेल्प से एक ग्राफ नीचे बना लीजिए आप लोग। देखिए एक ग्राफ नीचे बना लीजिए। ये ग्राफ क्या बताता है? इधर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 और इधर आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो जैसे देखो इस पर्टिकुलर जो भी मटेरियल यूज किया गया था, जो भी हमने मेटल यूज किया था इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर मेटल के लिए आपने क्या देखा कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आप किसी और दूसरे फ्रीक्वेंसी पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और थर्ड मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये समझ में आ गया? इन तीनों को मैंने प्लॉट कर दिया है, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है ये कि देखो ये जो लाइन जहां पे कट कर रही है ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के बाद आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करके रोकने के लिए होता है। इसका मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? यही जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया ग्राफ से? ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप नाम दे दो, कोई मेटल ए है, मान लो मेटल ए, और एक और ग्राफ बना लो, मान लो कोई और एक ग्राफ है ऐसे करके है। ये क्या बता रहा है आपका? मेटल बी। दूसरे मेटल के लिए आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट होगी, और इसके लिए आपका फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे चेंज कर रहे हो कट ऑफ पोटेंशियल आपका वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ समझ में आया ना कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं है। अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई जरूरत ही नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये दिस इज योर मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल भी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होना शुरू किया है। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है कि आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हो रहा है उसकी जो एनर्जी को रोकने के लिए जो आपका पोटेंशियल यूज कर रहे हो वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है, तो एक और ऑब्जर्वेशन है जो सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन है कि ये आपका मतलब प्रैक्टिकली इसको देखा गया कि एज सुन एज रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस इमिडिएटली आपकी करंट आने लगती है। इसका मतलब इमिडिएटली आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होता है। इट मीन्स इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इसमें टाइम लिखा गया है, इट टेक्स ओनली 10 to the power -9 सेकेंड, 10 to the power -9 सेकेंड। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा है। मतलब कहने का मतलब कि जो भी हमारा ये प्रोसेस है बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। इमीडिएटली हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है, ये टाइम नहीं लगता है। जैसे हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं तो 0 से 100 जाने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, इंस्टेंटेनियस है, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। जैसा रेडिएशन फॉल हुआ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन सारे इस ग्राफ से हमने निकाल लिए। ठीक है, देखो ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट मतलब क्या है कि देखो ये जो एक्सपेरिमेंटल हमने अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किए इससे वी बेसिकली ड्रू फ्यू ऑब्जर्वेशंस, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है,
उसके बाद इसके पहले जो थियरी थी हमारे पास केवल वेव थियरी थी, ये सबको पता है। अभी तक हमने केवल वेव थियरी पढ़ा है। वेव थियरी में हमने देखा था कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी तुम्हारा बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने का मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो वेव थियरीज की जो भी थियरी थी, जिसमें हमने बहुत ईजिली, जिससे हमने पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन वेव थियरी में जो हमारा ये कॉन्सेप्ट आया था कि ह्यूगिन्स की थियरी, कि ये वेव फ्रंट चलता है और वेव फ्रंट की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये थियरी यहाँ नहीं काम आ रही है, ये फेल हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर ये थियरी होती हमारी तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहिए था। ये समझ में आया सबको? लेकिन जो ग्राफ हमने बनाया था, याद होगा, ये हमने ऐसे करके बनाया था। इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो ये तो पहला ड्रॉबैक हुआ, पहला ड्रॉबैक। इसको चाहो तो समझ लियो, मैं पॉइंट में ऐसे नोट कर लेना कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि वाई वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज एज पर द वेव थियरी द एनर्जी वॉज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। ठीक है, एनर्जी बेसिकली इंटेंसिटी का होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कांस्टेंट इवन दो इंटेंसिटी इज चेंजिंग। ये पहला क्लियर है। और देखो सेकंड पॉइंट क्या था कि जो वेव फ्रंट, देखो याद होगा कि हमने जब कुछ लाइट सोर्स से जब एनर्जी आपकी चलती थी तो ये मैंने बोला था कि देखो जैसे मान लो आपने कोई एक बल्ब यहाँ लाइट अप किया है, मान लो 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है, ये 60 जूल पर सेकंड एनर्जी रेडिएट कर रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो आपका ये सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस है आपका, यानी कि आप इंटेंसिटी हर पॉइंट पे आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे इंटेंसिटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या इंटेंसिटी की लाइट आ रही है पर्टिकुलर रीजन में, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो वेव फ्रंट जब हमारा किसी मेटल सरफेस पे फॉल कर रहा है, ध्यान देना, ये मेटल सरफेस पे जो फॉल कर रहा है तो इसका मतलब इतनी जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी, इतना इंटेंसिटी जो है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये इस मेटल पे फॉल कर रहा है। समझ में आया? अब ये जब ये एनर्जी इस पे फॉल किया तो अगर मान लेते हैं वेव थियरी सही थी, जो वेव थियरी सही है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी यहाँ फॉल कर रहा है, इसके चलते ये जो एनर्जी इस पे गया, ये ट्रांसफर हुआ किसमें, इलेक्ट्रॉन में हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया इससे। तो जो वर्क फंक्शन की जो एनर्जी है उस एनर्जी तक, अब देखो ये जो एनर्जी फॉल किया ये पूरे इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतने में है कि नहीं भाई? अगर इतनी एनर्जी से फॉल किया है तो ये पूरी एनर्जी आपकी, जितने इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल है तो 10⁻28 कुछ होता है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन में इक्वली मान लेते हैं डिवाइड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो वर्क फंक्शन हमने कैलकुलेट किया था, उस एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए इस लाइट को कंटिन्यूअसली कम से कम आवर्स, मतलब 1-2 घंटे नहीं, नंबर ऑफ आवर्स इट हैज़ टू फॉल, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर पाएगा कि जितना वर्क फंक्शन रहेगा। तो ये क्या बता रहा है, समझ में आया चीज़? ये बताना चाह रहा है कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते करते इतनी एनर्जी तक पहुंचने के लिए इट मे टेक आवर्स, देन इट विल इजेक्ट आउट। लेकिन ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है, स्पॉन्टेनियस, इमीडिएटली हो रहा है ये। इसका मतलब ये जो सेकंड थियरी है, इंटेंसिटी के चलते, जो वेव थियरी के चलते जो इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है, ये भी आपका यहाँ पे फेल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, एज पर द वेव थियरी इट विल टेक आवर्स, इट विल टेक आवर्स टू गेन द, इट विल टेक आवर्स टू गेन sufficient energy so that it ejects out। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
तो ये दोनों जो प्रोसेस हमारे हैं, इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि जो भी थियरी हमारी थी, वेव थियरी कुड नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ थी और जो वेव थियरी थी, ये बड़े दिन तक साइंटिस्ट के दिमाग में चल रही थी। बहुत लोग इसको, कुछ लोग इसके, जैसे नहीं आज के समय में कुछ लोग किसी के भक्त होते हैं, कोई किसी के भक्त होते हैं, तो ऐसे उस समय भी ना साइंटिस्ट में भी दो पार्ट था एक तरह से समझो। एक जो वेव थियरी को केवल बिलीव करता था, एक पार्टिकल थियरी को, मतलब वो एक तुम्हारा जो बिलीव करता था बाद में जब थियरी आई वेव थियरी। भाई वेव थियरी को अगर बिलीव करते हैं आइंस्टीन, तो इसका सलूशन नहीं ढूंढ पाते, है कि नहीं? इसलिए आपको कभी भी बोला जाता है ना, आंख बंद करके बिलीवर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या चीज़ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। तो आपको बहुत ही ओपन माइंड होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने वेव थियरी से अलग सोचते हुए तब उन्होंने क्या दिया, क्वांटम थियरी दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये दो रीजन समझ में आया क्यों वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब अगला हेडिंग डाल लो, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ही छोटा सा इक्वेशन है, उस छोटे से इक्वेशन ने और इस छोटी सी थियरी ने पूरा एकदम गेम चेंज कर दिया, और इसी के चलते आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है। तो लिख लो अगला हेडिंग, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आइंस्टीन की थियरी में पहली लाइन, रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स। जस्ट राइट डाउन, रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा मतलब समझे, पैकेट बोलते हैं इसका मतलब, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। नोन एज क्वांटा ऑफ एनर्जी या इसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ईच क्वांटा ऑफ एनर्जी या ईच क्वांटम, क्वांटा प्लूरल है, क्वांटा आपका उसका सिंगुलर है। ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ईच क्वांटम ऑफ रेडिएट एनर्जी हैज एनर्जी एच न्यू। मतलब हर एक जो पैकेट्स है या क्वांटम है उसकी जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका रेडिएशन है वो आपका एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी में चल रहा है। जैसे लाइट जो आ रही है हमारे पास, ये पैकेट्स में आ रही है, ऐसे ऐसे समझो। ठीक है, पैकेट्स में फॉल कर रही है, जो ऐसे करके आ रही है पैकेट्स में, और हर एक पैकेट्स की जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। न्यू क्या है उसकी? फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और एच तुम लोग जानते हो, हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई है? तो देखो ये जो एनर्जी फॉल कर रही है, पैकेट किसी मेटल पे जब फॉल कर रही है तो मेटल पे जब फॉल करेगी, देखो ये मेटल पे फॉल किया, तो यानी कि जो एनर्जी आपको एक पैकेट से जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ? एच न्यू की एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो ये एच न्यू की जो एनर्जी है ये दो जगह काम कर रही है। क्या कर रही है? एक तो जो उसके वर्क फंक्शन है, ठीक है, उसको फाइन आउट बोला गया था ना, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन से फाइट करने में काम आ रही है, और बाकी जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन आपका लेके इजेक्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग के मैक्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये जो पैकेट से एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ये एनर्जी आपका जब मेटल पे गिरा एक पैकेट, तो इसने क्या किया? दो जगह यूज हुआ। एक तो एक एनर्जी का जो पार्ट है उस मेटल से निकलने के लिए जो उसका वर्क फंक्शन ही था ना, मिनिमम एनर्जी। मान लो तुमने 10, बहुत एग्जांपल ले लो, 10 जूल है और या 2 जूल है, तो 10 जूल की एनर्जी जब फॉल कर रही है तो 2 जूल की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से फाइट करने में चली गई। बाकी जो 8 जूल बचा वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है।
ये समझ में आ गया? इसका मतलब जो के मैक्स हुआ आपका इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव नॉट, यही जो दो इक्वेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, ठीक है, नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके पहले तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं करता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन शुरू होता है। तो जब आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू जब एच न्यू नॉट मैं लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है तो दिस फ्रीक्वेंसी जस्ट सफिशियंट टू फाइट विथ योर वर्क फंक्शन, मतलब वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाया है या निकलने वाला है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया नई चीज? देखो इसमें क्या है कि जो भी आपका एनर्जी की पैकेट आया वो वर्क फंक्शन से फाइट करने में लगा, बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हुई। ठीक है, मैं उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, जस्ट वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जस्ट वो आपका इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होने के मतलब उस पर बाउंड्री पे पहुंच गया है, जस्ट इससे ज़्यादा जब रहेगा एच न्यू की वैल्यू तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका सफिशिएंट एनर्जी लेके इजेक्ट हो जाएगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है आपकी, इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया ये? तो इस फॉर्मूले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। मतलब ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, ये के मैक्स हमने जब एक्सपेरिमेंट में देखा था, के मैक्स हमारा क्या था, इसकी वैल्यू क्या थी के मैक्स की, ई वी नॉट। तो इस फॉर्मूले को अगर रखा जाए ई वी नॉट, यहीं पर रख दो ई वी नॉट इसमें, तो एच न्यू माइनस फाइव नॉट, यही हुआ ना। तो ये वी नॉट क्या है, वी नॉट की वैल्यू हो गई आपकी एच न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई। इसको लिख लीजिए। तो इसको मैं एक बार देखो, वी नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ से, वी नॉट की वैल्यू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई। इसलिए याद होगा जब हमने वी नॉट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाया था तो कैसा ग्राफ आया था वो देखे थे, ये आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन आया था। इधर मैंने फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया था, इधर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट किया था। तो ये क्या बता रहा है, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो बता रहा है ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस ग्राफ का बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंस है, देखो दो चीज है ये। इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, अगर न्यू और वी नॉट आपको ग्राफ दे दिया है तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ फिर से बना लीजिएगा, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप h बाई ई होता है। ठीक है, और c क्या होता है, ये जो नीचे आपका ये कट रहा है ये पार्ट, ये फाइव बाई ई, फाइव नॉट बाई ई, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया। तो आपका y इंटरसेप्ट हो गया फाइव नॉट बाई। देखो इसी एक्सपेरिमेंट को कर करके आप कई बार करके सेम मेटल के लिए इसी एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करके आपको अगर E पता है, मतलब H पता है तो E निकाल सकते हो, E पता है तो आप 5E निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, ये H बाई ई कॉन्स्टेंट है, H भी कॉन्स्टेंट है, E भी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। कोई भी मेटल प्लॉट करोगे वो तुम्हारा सेम स्लोप में रहेगा हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब आपके इसके कंक्लूजन्स हैं, लिख लीजिए उसको। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम हमने बोला E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो मोमेंटम क्या हुआ इसका, मोमेंटम देखो एक फॉर्मूला E इक्वल टू जो होता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ भूल जाओ कांस्टेंट है,
ये हाफ आपका मैकेनिक्स में आता है जब पार्टिकल बहुत ही बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या है, मास इंटू, देखो तो ये m इंटू वी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ से क्या हो गया, p क्या हो गया आपका E/v। समझ में आया चीज? तो इसी कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हो जो मोमेंटम होगा p की वैल्यू क्या होगी, hν/c। समझ में आया? तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, और जो मेन फार्मूला भी बताया था मैंने, सॉरी कितने फार्मूले हो गए देखो, k मैक्स हो गया, EV0 हो गया, और हमने क्या बताया था कि जो k मैक्स होता है वो आपका hν-φ0 होता है। तो ये जो फार्मूले 4-5 फार्मूले हैं ना, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। और जो आपका ये एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये इसी कॉन्सेप्ट पे लगाए गए हैं सब।